गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। और आज अपन इंडियन पॉलिटी के तीसरे चैप्टर उद्देशिका, जिसको अपन प्रस्तावना भी बोलते हैं, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें अक्सर स्टूडेंट इस टॉपिक को बहुत ईजी समझ करके गलती कर देता है, जबकि इसके क्वेश्चंस उतने ईजी नहीं होते हैं जितना स्टूडेंट समझ लेता है। बेसिक क्वेश्चंस के आंसर तो अपन वैसे दे सकते हैं, लेकिन कभी कभार डीप क्वेश्चंस जब इस टॉपिक से पूछे जाते हैं तो उनके आंसर देना हर किसी के बस के बात नहीं होती है। तो अपन इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जैसे मैं प्रस्तावना को एक बार पढ़ लेता हूँ। प्रस्तावना में जो शब्द जिस ऑर्डर में आता है उसके क्रम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हुई प्रस्तावना। अब इसमें जिस क्रम में शब्दों को दिया गया है उसी क्रम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन शब्दों का सही क्रम क्या होगा। तो ये अपन को याद होना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन इसमें से पूछने की संभावना वो है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है संविधान की प्रस्तावना, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से पूछने की संभावना रहती है वो है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु ये मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर है केशवानंद भारती वाद 1973। केशवानंद भारती वाद 1973 में कहा गया था कि संविधान प्रस्ताव जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन होना यह चाहिए कि वो संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं हो। अब एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट इसमें, उद्देशिका जो होती है जिसको प्रस्तावना बोलते हैं उसको के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। के.एम. मुंशी ने तो राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा दी है, जबकि ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा है। ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, और ए.एन. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा इसको दी है। तो अपन को तीनों फेमस जो व्यक्ति है इनके नाम ध्यान रखने। के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा है, और ए पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। एक और चीज जिसमें कन्फ्यूजन हो जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है, ऐसा अपन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि भारत एक गणतंत्र है, रिपब्लिक है, इसका क्या मतलब है? तो गणतंत्र का मतलब है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, जो राष्ट्रपति का पद है वो वंशानुगत नहीं है। तो ये अपन को ध्यान रखना है, इसलिए इसको गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? कि धर्मनिरपेक्ष क्यों है, इसको धर्मनिरपेक्ष क्यों कहा जाता है? तो इसका सही मायने में क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी कि राज्य किसी धर्म विशेष को संरक्षण नहीं देता है, उसके बजाय वो सभी धर्मों को समानता के अवसर प्रदान करता है ताकि वो अपना अपना वजूद
और अस्तित्व बनाए रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से पूछा जाने की संभावना है वो है, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व ये कहाँ से लिए गए हैं? तीनों शब्द सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व ये किससे संबंधित हैं? तो ये 1917 की रूस की क्रांति से लिए गए शब्द हैं, तो ये रूसी क्रांति से संबंधित है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है वो है, सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की थी कि उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न अंग है? यानी कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कहा है कि उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न अंग है, उससे पृथक अंग नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है एस.आर. बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद, एस.आर. बोमई बनाम भारत संघवाद, इसमें ऐसा उन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है वो है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है, किस रूप में इसको जाना जाता है? सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो इस सिद्धांत को सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो आरंभ होती है, हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होती है, इसलिए लौकिक सार्वभौमिकता की संज्ञा इसको दी जाती है। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। लोक कल्याण शब्द का अस्तित्व या जो है देखने को ये नहीं मिलता है भारत की प्रस्तावना में, संविधान की में, बल्कि ये कहाँ मिलता है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? भारतीय संविधान की उद्देशिका में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तो आपको ये ध्यान रखना है, सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है वो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ पर मिलता है? जो भी आदर्श और उद्देश्य दिए गए हैं, जिनकी रूपरेखा आउटलाइन दी गई है, उनका विस्तार आप कहाँ पर देख सकते हैं? प्रस्तावना के उद्देश्य अंदर जो मिलते हैं उनका, तो मूल अधिकारों में उसका विस्तार देख सकते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उसका विस्तार देख सकते हैं और मौलिक कर्तव्यों में उसका विस्तार देख सकते हैं। अगर प्रश्न यूँ पूछ लिया जाए कि संविधान की प्रस्तावना का विस्तार निम्न में से किन तत्वों के अंदर देखने को मिलता है, तो वो है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीनों जगह पर इसका विस्तार देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राज्य का सबसे इंपॉर्टेंट जो तत्व है वो है संप्रभुता। अब संप्रभुता का मतलब ये होता है कि राज्य आंतरिक और बाहरी रूप से किसी अन्य राष्ट्र के अधीन नहीं है, वो अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से लेने में सक्षम है, इसलिए संप्रभुता को सबसे मुख्य तत्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द, इनको संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किए गए थे और यही वो वक्त था जब पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने दी है? तो ये के.एम. मुंशी ने कहा था कि उद्देशिका संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री है, ऐसा के.एम. मुंशी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय का ये मत किस वाद में व्यक्त होता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? ऐसा सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में अपन को वर्णन मिलता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है बेरूबारी संघवाद में। बेरूबारी संघ के मामले में जो 1960 में हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, जबकि एस.आर. बोमई में कहा था उन्होंने कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो आपको दोनों ध्यान रखना है, अंग नहीं है वो तो बेरूबारीवाद में, और अंग है वो है एस.आर. बोमईवाद में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के जो सदस्य थे, सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, उनके अनुसार संविधान की प्रस्तावना जो है हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ऐसा कोट आपको ध्यान रखना है। उन्होंने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ प्रस्तावना में आपको ध्यान रखनी है, गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा था।
तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में किस न्यायाधीश ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा था? तो एम हिदायतुल्लाह, ठीक है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका के बारे में क्या कहा है कि वो संविधान की मूल आत्मा है। तो इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मेरा जो वीडियो है आप उस पर अपना रिव्यू ज़रूर दें, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक टॉपिक से जितने भी संभावित क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं वो आपके साथ साझा किए जाए, और इन वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पढ़ने वाले बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। अगर आप पढ़ने वाले नहीं भी हैं फिर भी आप इसको शेयर करें, हो सकता है आपके वीडियो शेयर करने से 10-5 बच्चों का भला हो जाए। तो आप थोड़ी नेक नियति के साथ इनको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इनको पहुंचाने का प्रयास करें। आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।